हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं हम। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब तक हमने क्या क्या कर लिया एक बार उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। अगली 2-3 वीडियो के अंदर अपनी जो ट्रायंगल है वो ख़त्म हो जाएगी। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले हमने किया था लाइन्स एंड एंगल्स। देन दूसरे नंबर पर हम ट्रायंगल के अंदर घुस गए थे। ठीक है, तो ट्रायंगल में सबसे पहले हमने किया था ताकि एक जर्नी का बढ़िया सा अंदाजा सा रहे। ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले हमने किया था बेसिक ट्रायंगल का। ठीक है, कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इस टाइप की बेसिक इंट्रोडक्शन, थर्ड साइड की लंबाई। देन उसके बाद हमने किया था पाइथागोरस। पाइथागोरस के साथ ही मैंने साइन रूल, कोसाइन रूल बता दिया था, पाइथागोरस के कज़न बता दिए थे, है ना। उसके बाद हम आ गए थे भैया अपनी कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, सर्वांग समता। उसके बाद हम सिमिलरिटी में घुस गए। सिमिलरिटी बहुत लंबा चला, बेसिक सिमिलरिटी के रूल बताए, उसके बाद पैरेलल टू बेस बताया, उसके बाद क्या बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम बताया। देन उसके बाद मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी, डमरू वाली आकृति। ठीक है, उसके बाद 3 पैरेलल लाइन है, मतलब बहुत कुछ सिमिलरिटी का मैंने आपको बताया। ठीक है, देन सिमिलरिटी के बाद हम घुस गए भैया इम्पोर्टेंट सीवियंस में, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल के सेंटर्स में। ट्रायंगल सेंटर्स, ट्रायंगल सेंटर यानी कि इन सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया और 2 सेंटर हो गया। ठीक है, ये सारे चौथा सेंटर हम करने वाले हैं। देन सर इसके बाद क्या होएगा, ट्रायंगल सेंटर के बाद ट्रायंगल के अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद आ जाएगा अपना क्वाड्रिलेटरल। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्वाड्रिलेटरल जो है वो 2 लेक्चर का है। देन उसके बाद चौथा, क्योंकि प्लेन ज्योमेट्री में हम करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो मेंसुरेशन 2D होएगा उसके अंदर हम जैसे लाइन्स एंड एंगल्स तो होएगा नहीं, क्योंकि मेंसुरेशन 2D में एरिया आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें होंगी, वो इससे बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बाद हम करेंगे पॉलीगन। ये 1.5 क्लासेस का टॉपिक है, ये 2 क्लासेस का टॉपिक है, तो दोनों 4 क्लासेस के आप मान लो। उसके बाद सर्कल आ जाएगा, 5-6 क्लासेस का टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद छठा मिसलेनियस थ्योरम्स आ जाएंगे, 1-1.5 क्लास का टॉपिक होएगा। तो ये बहुत कम क्लासेस के टॉपिक अभी बचे हुए हैं। ठीक है, मेनली ट्रायंगल बहुत बड़ा है, होता है। देन इसके बाद हम करेंगे मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। 2D उतना बड़ा नहीं है प्लेन ज्योमेट्री जितना, इस छोटे से पोर्शन जितना 2D होगा, इसी पोर्शन से थोड़ा सा छोटा मेंसुरेशन 3D होगा। तो ये पूरी होती है ज्योमेट्री। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री भी ज्योमेट्री में ही होता है, बट ठीक है, उसको हम बच्चे अलग से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है भाई, तो ज्योमेट्री के अंदर आपको पता चल गया हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। इसके बाद ये बस खत्म। इनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज नहीं है जैसे ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल का एक ये कंसेप्ट है, ऐसा ही पूरा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी, देन यानी कि प्रोग्रेस हो रही है। ये मैंने क्यों दिखाया आपको कि प्रोग्रेस हो रही है, ये नहीं है कि हम ज्योमेट्री में ही स्टक हो गए हैं। सर कब निकलेंगे ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री लंबा है, बाकी चैप्टर इतने छोटे होते हैं, ज्योमेट्री इतना बड़ा है। तो यहाँ पर जब आप चलते हो तो थोड़ी देर बाद अगले चैप्टर में एंट्री हो जाती है, तो आपको लगता है वाओ प्रोग्रेस हो रही है। बट यहाँ पर आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, ज्योमेट्री से निकल ही नहीं रहे हो। अरे भैया, क्योंकि अगर मैं इसी के 5-6 टॉपिक बना देता तो आप बहुत बार निकल चुके होते उनके अंदर से। ठीक है, लिए जी, तो स्टार्ट करें। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, अगर इसके अंदर अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर बना दूं, ये वाला AD, तो कोई भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उस रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उस एंगल को, जिस एंगल का वो एंगल बाइसेक्टर है, उस एंगल को बनाने वाली भुजाएं होती हैं। जैसे एंगल BAC या फिर एंगल A को बनाने वाली साइड कौन कौन सी हैं? AB और AC। तो जिस रेशियो में AB और AC हैं,
जिस रेशियो में इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं ए बी और ए सी, उसी रेशियो में ये सामने वाली साइड को डिवाइड कर देगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको हम प्रूव भी करेंगे, बट ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? ऐसे याद नहीं होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं, मान लो मैं हूं एंगल बाइसेक्टर, मैं सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करूंगा जिस रेशियो में मेरे ये दोनों साइड वाली साइडों की लंबाई है। इस साइड की जितनी लंबाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होएगी ये वाला हिस्सा, इस साइड की जितनी लंबाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होएगा ये वाला हिस्सा। अगर मैं आपको बोलूं ए बी की लंबाई 10 है और ए सी की लंबाई 15 है, तो इनकी लंबाई क्या है? 2:3 रेशियो में। तो बी डी इज टू डी सी 2:3 रेशियो में होंगे। ये नहीं है कि ये 10 और ये 15 होगा, ये 2:3 रेशियो में होंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, एक बार ऐसी ट्रायंगल बनाकर देखें। अगर मैं इस साइड को बहुत लंबा कर दूं तो देखें इस वाला टुकड़ा लंबा आएगा कि नहीं। अब सिर्फ इस एंगल के ऊपर फोकस करो। मैं बिल्कुल देखो ये बीच वाला पॉइंट है, ये इस आर्क पे, तो यहां से अगर मैं खींच दूं एंगल बाइसेक्टर तो देखो जो साइड लंबी है उसी की तरफ लंबा पोर्शन आया, जो साइड छोटी है उसकी तरफ छोटा पोर्शन आया। तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांट रहा है जिस रेशियो में ये साइड्स है। ठीक, कैसे याद करोगे? समझ में आ गई भैया? एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाले साइड्स की लंबाई होती है। अब इसको प्रूव करते हैं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखो मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है, आप भी प्रूव करेंगे, और प्रूव इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए प्रूव करना बढ़िया रहेगा। तो बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये हो गया थीटा, ये हो गया जी थीटा। ओके जी, इस एंगल को मैं बोल देता हूं। अब देखो मुझे कौन कौन सी साइड का रेशियो बताना है? सर ए बी, ए सी, बी डी, सी डी, ये वाली साइड इन्वॉल्व है और इनका रेशियो इन्वॉल्व है। तो क्या कोई ऐसा रूल बताया था जिसमें साइड्स के रेशियो इन्वॉल्व हो? साइन रूल। किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल है, किसी भी साइड की लंबाई, अगर साइड लंबाइयों का अगर आप रेशियो बताओगे तो उसके ऑपोजिट एंगल का साइन ले लो। साइन रूल बताया था। तो बी डी के ऑपोजिट थीटा, ये वाला एंगल का हिसाब रख लिया। ए बी के ऑपोजिट इस वाले एंगल को ले लिया। ये अगर अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होएगा ए सी के ऑपोजिट। ठीक है जी। और आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे, बट यहां पर साइन रूल लगाओगे तो काम आएगा। खुद प्रूव करो, खुद प्रूव करो। देखो इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी के अंदर अल्फा के सामने क्या है? आप बोलोगे सर ए बी। ठीक है, अगर मैं ए बी और बी डी का रेशियो निकालने लग जाऊं तो ए बी के सामने है भैया साइन अल्फा, आप बोलोगे जी हाँ सर, और बी डी के सामने है थीटा, तो साइन थीटा। ओके, ऐसे ही ट्रायंगल ए सी डी के अंदर अगर मैं ए सी और डी सी का रेशियो निकालने लग जाऊं तो साइन रूल के अंदर मैंने आपको बताया ही है। तो साइन रूल के अंदर ये इस ट्रायंगल से आया है, इस ट्रायंगल से अगर मैं निकालूं ए सी अपॉन डी सी, ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है भैया? ये 180 माइनस अल्फा, तो साइन यही है ना, हाँ, साइन 180 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई डी सी के ऑपोजिट क्या है सर? साइन थीटा। मैंने आपको क्या बता रखा है? साइन अल्फा इजिकल टू साइन थीटा। तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला और ये वाला तो इक्वल निकले। साइन 180 माइनस अल्फा तो साइन अल्फा ही होता है। ठीक है, तो ये भी साइन अल्फा, ये भी साइन अल्फा, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। तो क्या मैं इनको डायरेक्टली इक्वेट कर दूं? क्योंकि ये भी उसी चीज के बराबर है, ये भी उसी चीज के बराबर है, तो इनको डायरेक्टली इक्वेट कर दूं। ठीक है सर, तो ए बी इस ए सी को नीचे ले आओ, बटे में ए सी इजिकल टू बी डी बटे में डी सी। ये बन गया, एक स्टेप का प्रूफ है। क्लियर है? अब ध्यान रखोगे जो मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर क्वेश्चन दे दूं तो करोगे? करो फिर। बताओ। In a triangle ABC, D is a point on BC such that
एक ट्रायंगल एबीसी में। डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, ठीक है भाई। इस तरीके से है कि ए बी बटे में ए सी इज इक्वल टू बी डी बटे में डी सी। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हुआ तो ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही रेशियो होएगा बी डी और डी सी का। एग्जामिनर बोल रहा है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही रेशियो है बी डी और डी सी का, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर हुआ तो इन साइड्स का रेशियो इनके बराबर होगा, और अगर इन साइड्स का रेशियो इसके बराबर है यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, क्लियर है भाई? ओके जी। तो अब आगे, एंगल बी इज इक्वल टू 68, ये वाला एंगल 68 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, इतना हमें पता है। ये वाला एंगल 52 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी डी ए? बी डी ए, तो इस पूरे एंगल की वैल्यू मिल जाएगी आपको। जी हाँ मिल जाएगी, मिली पड़ी है। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से दो एंगल हमारे पास हैं, तो 6 और 5 11, 110, 8 और 2 10, 120, 180 में से 120 गए 60। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया जी 30। वो पूछ रहा है बी डी ए, तो बी डी ए को आप निकाल सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर। आप 180 में से इन दोनों का सम घटा दो, या फिर ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ना आसान रहेगा ह्यूमन ब्रेन के लिए, तो ये हो जाएगा 82, इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल एबीसी मीट्स एसी एट डी। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए सी एट डी, तो इसका एंगल बाइसेक्टर इसको डी पर मिलता है। ए बी इज इक्वल टू 10, ए बी 10 है। बी सी इज इक्वल टू 11, बी सी 11 है। ए सी इज इक्वल टू 14, तो ये पूरी ए सी जो है ये 14 है। ठीक है जी। देन द लेंथ ऑफ ए डी, तो ए डी की लंबाई क्या है बताओ, इजीली बता दोगे। आसान आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ताकि लेवल बढ़ने के बाद आप उनको भी कर सकें। बात यह नहीं है कि मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं, बात यह है कि मैं आपको करवाऊं। ये है मेरा काम, खुद करके दिखाना नहीं है, आपको कैपेबल बनाना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, हाँ जी। तो जिस रेशियो में इस एंगल की इंक्लूडिंग साइड है उसी रेशियो में सामने वाली साइड को बांट देगा, हाँ जी। तो आप मन ही मन सोच सकते हो कि अगर ये 10 है तो ये 11 है, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, ये इसको 10:11 रेशियो में बांटेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो 10 + 11, और इसकी पूरी की लंबाई कितनी है सर 14, तो 14 को 10:11 रेशियो में आप बिना कुछ लिखे बांट सकते हो कि नहीं। उसने पूछा एडी की लंबाई, तो देखो टोटल 11 और 10 21 पोर्शन में से हमें 10 पोर्शन चाहिए। टोटल 21 यूनिट में से हमें 10 यूनिट चाहिए। हमें 10/21 एडी की लंबाई इस पूरी लाइन के कंपैरिजन में 10/21 है और पूरी की लंबाई है 14। हम सीधा ये ट्रायंगल बनाने के बाद ये लिख सकते हैं 7 × 21, 7 दूनी 24, 7 दूनी 14, तो 20/3, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करोगे पक्का, ये बताओ। In triangle ABC with side 6, 7 and 8 centimeter, the angle bisector of the largest angle का angle bisector। तो largest angle कहाँ पर होता है? largest angle होता है opposite to largest side। ये क्लियर है? बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा, ये हम कर चुके हैं। ठीक, वो बोल रहा है कि लार्जेस्ट एंगल का एंगल बाइसेक्टर, तो लार्जेस्ट एंगल होएगा लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट। तो लार्जेस्ट साइड है भैया 8 सेंटीमीटर वाली, तो ठीक है 6, 7, 8, इसके ऑपोजिट वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना लिया।
डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट, तो छोटी वाली सेगमेंट, तो ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा, 6:7 रेशियो में बांटेगा। एंगल बाइसेक्टर उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड की लंबाई यहाँ है 6:7। तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये वाला पोर्शन है 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल 6 और 7 13 यूनिट, 48/13। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अगला करोगे, आगे बढ़ जाऊं फिर, ये बताओ। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90, एंगल सी 90 है भाई। D is a point on CB such that D is a point on CB such that AD is the bisector of angle A, एंगल A का बाइसेक्टर है AD, ये लो भाई। AC इज इक्वल टू 5, तो AC जो है वो 5 है। BC इज इक्वल टू 12, BC जो है वो 12 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट याद है, 5 12, तो ये हो जाएगा जी 13। ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, तो AD की लंबाई क्या होगी, इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछ ली उसने, बताओ कैसे बता पाएंगे, सोचो जरा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ एक बार। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा, जिस रेशियो में इनकी लंबाई है 5:13। तो क्या ये वाली लंबाई आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्या ये वाली मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल की लंबाई भी गिवन है। तो क्या उससे आपको कुछ मदद होएगी, होएगी क्यों नहीं। अगर CD की लंबाई मिल जाएगी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। हाँ जी सर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना भाई, ना। तो CD की लंबाई क्या होगी, इस साइड को 5:13 रेशियो में बांटा है, तो मुझे चाहिए 5/13 और 5 टोटल कितनी होगी लंबाई, 18 यूनिट। 13 और 5 18 यूनिट पूरी लंबाई है, तो इसकी लंबाई 5 यूनिट है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12 का, टोटल 12 है, 12 का 5/18 हिस्सा, यानी कि 5 दूनी 10/3। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब पाइथागोरस थ्योरम दो तरीके से लगा सकते हो, या तो 5 और 10/3 पर ही लगा दो, या फिर अगर इन दोनों के अंदर अगर कुछ कॉमन है तो उसको काट के लगा दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। मैं ऐसे काट सकता हूं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और जो भी अपना उत्तर होएगा उसको मैं 5 से ऑलरेडी गुणा कर चुका हूं, ये लो। ठीक है, तो यहां पर 1 है, यहां पर 2/3 है, तो 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा जी √, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2/3 का स्क्वायर 4/9, यही है क्या। हाँ जी, तो 9 एकम 9 और 4 13/9, ये हो जाएगा 5 √13, और √9 होता है जी 3, तो 5 √13/3, ऑप्शन सी। ठीक है, जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगा ना, जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, तो आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आप क्वेश्चन में नेविगेट कर पाओगे। जैसे गूगल मैप खोलकर आपकी, अच्छा यहाँ से लेफ्ट मुड़ूँ, यहाँ से राइट मुड़ूँ, तो आप खुद खोज पाओगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करूँ। अच्छा ये गिवन है तो ये हो गया, ये गिवन है तो ये हो गया। हम धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे हैं, सीखने का तरीका यही होता है। करने को मैं इसमें से 10 डरावने क्वेश्चन उठाकर आपको करवा दूं, आपके दिमाग को हिला दूं, बट उससे अपना पर्पज अचीव नहीं होएगा। आगे बढ़े, बताओ। ABC is right angle triangle, right angled at B. D is a point on AC such that AD is 12, ठीक है जी, एंड CD is 16, ठीक है भैया। AD जो है 12 है, CD जो है 16 है। इफ BD बाइसेक्ट एंगल ABC, एंगल ABC को BD बाइसेक्ट करती है, ठीक है, तो यानी कि एंगल बाइसेक्टर हो गई। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में इन साइडों की लंबाई होती है। तो सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रखा है, तो 4 × 12, 4 × 16, 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रखा है। तो इन साइडों की लंबाई भी 3:4 होगी।
अगर ये 3 है तो ये 4 होगी, तो फिर ये क्या होगी, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये 4 होगी, तो ये 5 है। इसकी लंबाई 3 यूनिट है तो इसकी 4 है तो इसकी 5 है। ये एक रेशियो है इन साइड्स का, ठीक। ठीक है भैया, ओके जी। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भैया देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, बताओ बताओ, आपसे एक्सपेक्टेड है ये चीज। देखो, हमें एक तो एक्चुअल वैल्यू पता है कि इस पूरे की लंबाई कितनी है भैया, 12 और 16 28 है, और हमें रेशियो वाली वैल्यू पता है। अगर ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 है, ठीक है। 5 को रिप्रेजेंट करता है 28, इन दोनों का सम। अच्छा जी, 5 को क्या रिप्रेजेंट करता है, 16 + 12 यानी कि 28। तो उसने हमसे पूछा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है भैया 3 + 4 + 5। इंडिविजुअली इन साइड की लंबाई मत निकालने लग जाना। पेरीमीटर है 12 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू पता है, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 यूनिट की वैल्यू 28 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी ये, और 12 यूनिट की वैल्यू होगी ये, ठीक है। पॉइंट में आंसर आ रहा है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, ठीक। 10 तो भैया 28 दूनी 56 हो गया, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60 और 7 = 67, 67.2। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये है जी आपके लिए HW, टेक्स्ट में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर वेरिएबल हैं ABC, पर उनसे डरना मत, डिट्टो वही चीज़ लगेगी जो अब तक हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर इज ये वाला मजाक कर रहा हूँ, दिल की धड़कन ना रुक जाए आपकी, ये वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ये बताओ अब। इन ए ट्रायंगल ABC AD इज ए मीडियन, ठीक है भाई। द बाइसेक्टर ऑफ ADB ADC मीट एट ABAC, ठीक है। और कुछ एडिशनल, मैं यही सोच रहा हूँ कई बार ये ना बता दे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर मैं फिर से मिटाऊँ। ABC ट्रायंगल के अंदर, और एक और बात मैं आपको बताऊं, एक आदत बना लो। क्या आदत, देखो यहीं पर अगर मैं एक ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बना दूं, उसने आइसोस्केलस ट्रायंगल बोली हो या ना बोली हो, लेकिन अपना नेचर है कि सुंदर सुंदर चीजें बनाना। आप भी जनरली आइसोस्केलस बना देते होगे, लेकिन थोड़ी सी मैं साइड में तिरछी बनाता हूं। क्यों, क्योंकि नहीं तो क्या होएगा कि भैया ये एल्टीट्यूड ड्रॉप कर लो, मीडियन ड्रॉप कर लो, वो सारी एक जगह आ जाएंगी, डायग्राम गंदा सा बनेगा। तो जानबूझ के मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे थोड़ी सी तिरछे बना दूं ताकि डायग्राम ठीक ठाक बन जाए। आइसोस्केलस बोल रखा हो तो फिर आइसोस्केलस ही बनाएंगे। इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन है, AD मीडियन है भैया। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मीट्स AB, अच्छा ADB का एंगल बाइसेक्टर, ADC का एंगल बाइसेक्टर, ये AB को मिलेगा E पर, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये AC को मिलेगा F पर, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी, क्लियर। दूसरे रंग में बनाएंगे हम तो। ये भी एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, जो कि E पर मिलेगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। AE रेशो BE, तो AE रेशियो BE का है, BE दिस इज इक्वल टू 3:4। तो अगर AE की लंबाई 3 यूनिट है तो BE की लंबाई 4 यूनिट है, ये इनका रेशियो है, ध्यान रखना। देन द रेशियो ऑफ EF इज टू BC। मजेदार क्वेश्चन है, खुद करो, हिंट दे देता हूं मैं। एक बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ, ठीक है। उसके बाद मीडियन की प्रॉपर्टी को यूज करो कि मीडियन ने साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। जहां पर भी आपको लगे आप करते जाओ कि मैं खुद कर लूंगा, वहीं पर रुक के खुद कर लेना। उसके बाद फिर से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ, उसके बाद सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाओ, फिर उत्तर मिल जाएगा। देखो ट्रायंगल ADB में आते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ने बेस को जिस रेशियो में डिवाइड किया होगा वो वही रेशियो होगा जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड की लंबाइयां होंगी। यानी कि AD की लंबाई अगर 3A है तो BD की लंबाई 3B है। मैं जानबूझ के, क्या हो गया,
अगर इसकी लंबाई 3a है तो इसकी लंबाई 4a होगी। 3:4 रेशियो है। मैं जानबूझ के a लगा रहा हूं क्योंकि ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ भैया। 30 और 40 का रेशियो भी 3:4 होता है, 300 और 400 का रेशियो भी 3:4 होता है। लेकिन मामला क्या है, यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है रेशियो का वो 10 है, और यहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है रियल वैल्यू निकालने के लिए वो 100 है। तो रेशियो सेम है बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं रियल वैल्यू निकालने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दिया, इनका रेशियो 3:4 है बट कुछ ना कुछ जो कटने वाला है वो a है, तो ये मैंने एग्जैक्ट लंबाई ये लिख दी। अगर ये 4a है तो ये क्या होएगा 4a। क्यों सर? बिकॉज ये मीडियन है AD, D मिड पॉइंट है, लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है D। ओके जी। अब ट्रायंगल ADC में आ जाओ। इन साइड्स की लंबाइयों का क्या रेशियो है 3:4। तो जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा 3:4, ये रेशियो ही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 3:4 में बांट रहा है, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 3:4 में बांट रहा है। अच्छा जी, ऐसा कब होता है? जब ये पॉइंट भी 3:4 रेशियो में बांट रहा है, ये भी 3:4 में, जब ये वाली लाइन बेस के पैरेलल हो, यानी कि ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये बेस के पैरेलल है तो यानी कि ट्रायंगल AEF इज सिमिलर टू ABC। ठीक है सर, सिमिलर है। इसका मतलब छोटी ट्रायंगल की साइड 3 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 7, छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ये रेशियो होगा। तो छोटी ट्रायंगल की साइड है EF, बड़ी ट्रायंगल की साइड है BC, तो इनका रेशियो भी 3:7 होएगा। पहले किसका पूछा उसने EF, छोटे वाले की थी ना। अब एग्जामिनर ये भी चालाकी कर देता है, पहले बड़े वाले की पूछ ले यहाँ पर, तो ध्यान रखना जब भी ऐसे रेशियो बता रहे हो 3:7 आंसर निकला और 7:3 भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं भैया हमसे सिली मिस्टेक तो नहीं होगी। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का, कि हम रीचेक कर ले जब हमें लग रहा हो कि भैया अच्छा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, उसे टाइम वेस्ट करना नहीं कहते, उतना टाइम हम निकाल लेंगे अपनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बना के, बढ़िया कंसेप्ट सीख के, प्रैक्टिस करके, कि हम ये काम कर पाए। ये बताओ इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90, AD is the bisector of angle A meeting BC at D। ठीक है भाई, AD एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक, एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AC। DE ये है AC, तो DE यानी कि यहां से कुछ आएगा कोई लाइन जो कि AC के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। AB इज इक्वल टू 10, AB की लंबाई 10 है भाई, AC इज इक्वल टू 15, पूरी AC की लंबाई 15 है मेरे भाई। देन द लेंथ ऑफ DE, तो DE की लंबाई क्या होगी? हिंट दूंगा मैं आपको, मैं सीधा बताना नहीं चाह रहा, मैं एक एक करके हिंट देता हूं, बीच में रोक के करते रहना। सबसे पहले लगेगा भैया यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, DE की लंबाई पूछी है ना। ठीक है, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो। ठीक है, फिर अगर दो लाइनें एक तीसरी लाइन के साथ सेम एंगल लगा रही हो, सेम एंगल बना रही हो, तो वो पैरेलल होती हैं। अगर वो पैरेलल होएंगी तो सिमिलरिटी लग जाएगी, और सिमिलरिटी लग जाएगी तो उत्तर आ जाएगा। करो एक बार, करूँ अब मैं? देखो ये एंगल बाइसेक्टर है जी हाँ, ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा? जिस रेशियो में इंक्लूड इस एंगल की दोनों आर्म्स हैं। तो 15:10, यानी कि CD की लंबाई और DB की लंबाई का रेशियो होगा 3:2, तो 3:2 मैंने रेशियो लिखा है। ये 3 है तो ये 2 है। ठीक है सर, अब देखो DE परपेंडिकुलर है CA के और BA परपेंडिकुलर है CA के, ये दोनों लाइनें सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये पैरेलल हो जाएंगी। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो अगर ये लाइन बेस के पैरेलल होगी तो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी। जी हाँ सर, सिमिलर हो गई। तो अगर छोटे वाली ट्रायंगल की साइड की लंबाई 3 है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड की लंबाई क्या है? 5 है। 3 और 2 5 है। ठीक है सर,
तो छोटे ट्रायंगल की साइड और कोरस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल की साइड का रेशियो है 3:5। तो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 10, 2 गुना है, तो 3 को रिप्रेजेंट करेगा 6, 2 गुना। DE की लंबाई हो जाएगी 6। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। एग्जाम में हमें ये चीज ऐसे नहीं लिखनी होती। DE छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड 3 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, ऐसे हमेशा। जब मैं आपको सिमिलरिटी समझा रहा था तो मैं ऐसे बता रहा था, तो कई क्वेश्चन में तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये मत सोचना जब भी आप ऐसे लिखो फिर बच्चे हो जाएंगे, क्या मैं स्लो हूं क्या? बहुत सारे क्वेश्चन में लिखना भी पड़ेगा, बट कई क्वेश्चन में अवॉइड भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप सही जगह पर आप करने लग जाओगे ये चीजें। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, काम अपने आप हो जाएगा, आप बस साथ साथ लगे रहो। आपको बस काम करना है, उसका रिजल्ट गारंटीड आएगा अगर आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक, बस काम करना है, बस फॉलो करना है, बस साथ में पढ़ते रहना और कोई टेंशन नहीं लेनी। बताओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90। AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 16। ठीक है, देन BM इज परपेंडिकुलर टू AC। ये लो भाई, BM परपेंडिकुलर टू AC एंड BN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो BN एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने ऐसे बना दिया, ये लो इसके साइड में। ये भले ही एंगल बाइसेक्टर दिख ना रहा हो बट मान लो। ठीक है, ओके। देन फाइंड MN, तो MN की लंबाई क्या होगी? ठीक, कोशिश करो भाई, बिना किसी हिंट के कोशिश करो, फिर मैं हिंट दूंगा आपको। देखो हिंट ये है कि ट्रायंगल की 2 साइड की लंबाई पता है। हाँ जी सर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीसरी साइड की लंबाई पता हो जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, पाइथागोरस थ्योरम, या हो सकता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, पता नहीं, हमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से एल्टीट्यूड खींच दी, तो इसकी हाइट तो कोई भी निकाल देगा। मैंने आपको रिजल्ट बताया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट कोई भी निकाल देगा। और एक और बात, हमें MN की लंबाई निकालनी है, तो या तो हम एक काम करेंगे, CM की लंबाई निकाल लें, उसमें से CN की घटा दें, MN आ जाएगा। या फिर AN की लंबाई निकाल लें, उसमें से AM की घटा दें, MN आ जाएगा। कैसे भी कर लो, करो। अब ये हिंट के बेस पे करो एक बार ट्राई, पहले कर चुके हो ट्राई तो भी करो अभी ट्राई। चलो करते हैं। ABC, इस ट्रायंगल की ये साइड्स किस रेशियो में है? देखो ये है भैया 4 के मल्टीपल है दोनों, 4 का 3 गुना, 4 3 12, 4 चौके 16, तो 4 5 20, 3 4 5 का, तो ये वाली साइड 20 हो जाएगी सारी। ठीक है सर, ठीक है। तो मुझे निकालना है AN, तो मैं ये करता हूँ, मैं AM निकाल लूँ और AN निकाल लूँ, AN में से AM घटा दूंगा। ठीक है जी, तो पहले मैं AN निकालना चाह रहा हूँ, बताओ। ठीक बनाया ना मैंने डायग्राम, छोटे वाले के साथ मैंने एल्टीट्यूड कर दी है ना। ठीक बनाया। AN की लंबाई क्या होगी भैया? तो BN एक एंगल बाइसेक्टर है। हाँ जी सर, तो अगर BN एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा? ये उसको बांटेगा जिस रेशियो में ये वाली साइड से। ये वाली साइड किस रेशियो में सर? 3:4। तो ये वाला टुकड़ा होएगा 3 और ये वाला टुकड़ा होएगा 4। NC विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो AN की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 3:4 रेशियो में बांट रहा है ये, तो मुझे 3 यूनिट की लंबाई चाहिए आउट ऑफ 4 + 3 7 यूनिट, तो ये हो जाएगी 3 आउट ऑफ 7 और इसकी लंबाई क्या है पूरी लाइन की? 20, ये हो जाएगी। ठीक है सर, अब मुझे चाहिए AM की लंबाई। AM की लंबाई कैसे आएगी भैया? AM की लंबाई आप ऐसे कर सकते हो, आप BM की लंबाई निकाल लो, फिर निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से अगर एल्टीट्यूड खींची है तो एक और रिजल्ट लगता है क्या, कि BA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू AC। ध्यान आ गया? अगर B से A पर उतरेंगे, A से बाकी 2 पॉइंट्स पर जाएंगे एक एक करके, तो AM इंटू AC जो कि 20 है, दैट इज इक्वल टू BA का स्क्वायर जो कि 12 है। करते हैं भाई,
4 5 20 और ये उसमें से घटाना था, चलो ऐसे ही घटा देंगे। और 4 से जाएगा 4 3 12, 4 6 24, तो ए एम इज इक्वल टू 36/5। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एम एन। तो एम एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एम। ए एन की लंबाई है भाई 60/7 माइनस 36/5। 5 × 60 300, 7 छिके 42, 4 7 21 और 4 25 बटे में 35, तो ये हो जाएगा 48/35। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे बढ़ूं, ये बताओ फिर। इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 35। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल ए बी 12 है भैया, ए सी 35 है, तो यहाँ से कुछ याद आ रहा है? 12 35, 12 35 पाइथागोरन ट्रिपलेट, 12 35 37। ठीक है, तो ये 37 हो जाएगी बी सी। ठीक है भाई, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो बी सी को डी पर मिलता है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये इस तरफ थोड़ा बनाया, देखो छोटी ट्रायंगल, छोटी साइड के नीचे वाला छोटा, बड़ी के साइड के नीचे बड़ा, ताकि थोड़ा थोड़ा सा सेंसिबल बन जाए डायग्राम। ई इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। डी ई परपेंडिकुलर है ए सी के, तो डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये है ई। ओके, द लेंथ ऑफ डी ई इज इक्वल टू वट, ये तो थोड़ी देर पहले किया है हमने, डिट्टो क्वेश्चन किया है, इजीली कर सकते हैं, करें उसी तरीके से। तो भैया डी ई की लंबाई निकालनी है, तो ये डी ई इसके परपेंडिकुलर है, बी ए भी इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, ये एक तीसरी लाइन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए ये पैरेलल है। भैया ये दो लाइनें हैं, एक तीसरी लाइन इनको काट रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 90 90 के, तो यानी कि ये पैरेलल है। ठीक है जी, अब ए डी एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये वाली साइड से। ठीक है भैया, तो इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? 35:12। मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो यानी कि छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 35 है, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड, ये मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल लंबाई 37 है, रेशियो की बात कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर में रेशियो लिखा है, तो 35 एंड 12 इन दोनों का सम कर दो 47। इन दोनों की लंबाइयों का रेशियो है 35:12। अगर ये 35 यूनिट की है तो पूरी 47 यूनिट की होगी। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है जी, अब वो क्या बोल रहा है कि डी ई की लंबाई ज्ञात करो, तो भैया बड़ी ट्रायंगल की लंबाई है 47, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर 47 यूनिट की लंबाई 12 है, तो 1 यूनिट की लंबाई होगी 12/47, और 35 यूनिट की लंबाई होगी ये। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 5 है, 5 का मल्टीपल है, यहाँ से एक 2 उठा के उसको दे दिया, 70 बन गया, 6 हो गया, तो 7 6 42/47, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही आपको। एक बार इसको सेट कर देते हैं। मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है, एग्जामिनर द्वारा पूछा गया। देखो क्वेश्चन एक तो ऐसा बनाया जा सकता है कि अननेसेसरी कैलकुलेशन का बना दो अननेसेसरीली, उसके अंदर कंसेप्ट इजी हो। मतलब आप मान लो अगर मैं आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछ लूं
तो क्या आप ये बोलोगे सर क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया, क्या ही दिमाग लगा डाला आपने, क्या दिमाग लगा डाला इसमें। ये है बेकार क्वेश्चन जो हमसे मजदूरी करवा रहा है ये। इसको हम बोलेंगे कि एजुकेशनल मजदूरी, है ना। बट कई क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन ओके ओके, बट कंसेप्ट बढ़िया है, उसको अच्छे तरीके से यूज किया गया, अच्छे तरीके से पिरोया गया। ये उनमें से एक क्वेश्चन लगता है मेरे को, करना मजा आएगा। ठीक है, तो एकदम से मेरा सोल्यूशन नहीं देखना, मैं आपको हिंट दूंगा, ऐसे ही तो सीखेंगे हम, है ना। चलिए, इन ए स्क्वायर ABCD, diagonals AC and BD intersect at O, diagonal AC and BD intersect at O. The angle bisector of CAB का एंगल बाइसेक्टर मीट्स BD एंड BC, BD और BC को मिलेगा, पहले मैं खींच लूं, ये एंगल बाइसेक्टर भैया, तो BD को ये मिलता है F पर, ठीक है, और BC को ये मिलता है G पर, ठीक है। OF रेशियो CG बताओ, वो कुछ भी पूछ सकता था, OF रेशियो GB पूछ सकता था, FB रेशियो GB पूछ सकता था, FB रेशियो CG पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है। कैसे पूछ सकता था बताऊंगा, करने की कोशिश करो, फिर पहली हिंट दूंगा। तो भैया पहली हिंट है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन इस एंगल को काट रही है, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। एक तो ये मजेदार बात है, ट्रायंगल OAB के एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है ये, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में AO और AB है उसी रेशियो में इन दोनों को काटेगा, ठीक है सर। और यही लाइन CAB ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में AC और AB है, ठीक है। अब एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये लो, अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बिकॉज अब तक मैंने आपको बताई नहीं है ऐसे डिटेल में, तो अगर ये जानने के बाद भी आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आपसे एक्सपेक्टेड था। ये देखो, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर है तो उस स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट, समद्वि भाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी कि ये सारे टुकड़े बराबर हैं, ओके, ठीक है। और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर हैं। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी तीनों साइड की लंबाई का रेशियो होगा 1/√2। जो साइड्स बराबर हैं उनकी लंबाइयां 1/1 से रिप्रेजेंट की, यानी कि बराबर हैं, और 90 के सामने वाली √2 टाइम्स होगी इसका। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखो, √2 टाइम्स। तो इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे। अब आप कर लो, अब आप तसल्ली से टाइम देके कर लो, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, ठीक है जी। चलिए जी देखते हैं। तो अब अगर मैं AB को मान लूँ 1 यूनिट, तो ये पूरी CE क्या हो जाएगी, ये पूरी CE, ये सॉरी CB, ये भी हो जाएगी 1 यूनिट, हाँ जी सर। और ये डायगोनल कितना हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा √2 यूनिट, बिकॉज ये पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, 1/√2, हाँ जी सर। अब ये जो डायगोनल है इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटा गया, तो ये हो जाएगा √2/2, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में आ गया सर, √2/2। तो मैं क्या करूं, मैं इनको 1 की बजाय 2 मान लूं, हर एक चीज को डबल कर दूं, 2√2, तो ये 2√2 का आधा ये हो जाएगा √2, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हो जाएगा √2, ठीक है। क्लियर है भैया, ठीक है। अब देखो हमें बताना है OF/CG, OF की लंबाई क्या होगी, मैं डायरेक्टली यहां पर कर दूं, OF कर दूंगा, नीचे CG कर दूंगा, यही है ना, हाँ जी। डायरेक्टली एक स्टेप में क्वेश्चन को कर देंगे, बट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, मैं प्यार से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो OF की लंबाई, आप फोकस करो ट्रायंगल OAB पर, OAB ट्रायंगल के अंदर AF एंगल बाइसेक्टर है, तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता होगा जिस रेशियो में AO और AB की लंबाई है, और ये परपेंडिकुलर है,
90 डिग्री के सामने वाला √2 होता है, तो ये वाला 1 होता है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है ये सारी साइड और ये सारी साइड बराबर है। या फिर आप वो दिमाग नहीं लगाना चाह रहे, तो अगर ये √2 है तो ये क्या है 2, ये √2 है तो इसकी लंबाई है 2, तो इनका रेशियो क्या होगा, √2 से ऐसे काटोगे तो √2 आ जाएगा, तो 1:√2, तो ये 1:√2 रेशियो में बांटेगा। ये वाला हिस्सा 1 है तो ये पूरा √2 है, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 1 + √2, तो पूरी लंबाई 1 + √2 यूनिट है, उसमें से मुझे 1 यूनिट चाहिए, तो मुझे चाहिए 1 यूनिट आउट ऑफ 1 + √2, मुझे चाहिए 1 यूनिट आउट ऑफ 1 + √2। और इस पूरे OB की लंबाई क्या है, अरे ये चारों हिस्से बराबर तो होते हैं, तो पूरे OB की लंबाई होगी, अगर इसकी लंबाई √2 है तो इसकी लंबाई भी √2, तो ये हो गया अपना क्या OF। अब मैं आगे लिखूंगा नीचे CG, नीचे लिखना स्टार्ट करूंगा मैं अलग से ही लिख लेता है, मतलब ये ना हो कि, है ना, करने को एक स्टेप में कर सकते हैं बट ये ना हो आप कंफ्यूज हो जाओ, ये लो, ताकि बाद में भी हेल्पफुल रहे। ठीक है जी, अब CG की लंबाई निकालते हैं। ये हमने निकाली है ट्रायंगल AOB में, ऐसे भी लिख देता हूँ, ये लो, और ये मैं निकाल रहा हूँ ट्रायंगल ABC में, ये लो, क्या याद रखोगे आप भी। तो CG की लंबाई, अब देखो पूरी ट्रायंगल CAB के अंदर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड को, ये एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा, जिस रेशियो में पूरी साइड AC और AB है, तो पूरी साइड है 2√2, ये है 2, तो 2 से 2 कट गया, √2:1 रेशियो में बांटेगा, तो ये वाला पोर्शन √2 को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रेशियो 1 को, तो ये √2 है, ये 1 है, तो पूरा क्या होएगा √2 + 1, तो पूरी √2 + 1 यूनिट में से मुझे √2 वाला पोर्शन चाहिए भाई, और पूरी लंबाई कितनी है 2 है, ये CG की लंबाई है, तो इनका रेशियो निकालना है, एज इट इज ही निकाल लो, यहीं पर ऐसे रेशियो लिख लो, काट डालें यहीं पर, तो √2 + 1 से √2 + 1 कट गया, देन √2 से √2 कट जाएगा, तो 1:2, 1:2। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर आपको थोड़ी सी भी इसके अंदर परेशानी हुई, एक बार फिर से देख सकते हो, मैंने बहुत सोच समझ के टिका टिका के वर्ड्स बोले हैं, ठीक है, मुंह से कोई एक ही जगह B या B की जगह C नहीं निकला होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप, समझ में आ भी गया तो एक दो बार और देख लो यार, एक बार और कर लो, हैं तभी इस तरह के क्वेश्चंस धीरे धीरे आपके लिए, आप कंफर्टेबल होते हो इस तरह के क्वेश्चन में, तभी कॉन्फिडेंस बनता है। तो कोई भी क्वेश्चन अनकंफर्टेबल करे, क्या करें, 2-3 बार कर दो, क्या मजाल उसके अनकंफर्टेबल करेगा अगली बार फिर से कर रहा है अनकंफर्टेबल, कई क्वेश्चन ढीठ होते हैं, फिर कर दो, आप उनसे ज़्यादा ढीठ बनो, फिर कर दो 2-3 बार, एक बार में ही 4 बार कर दो, देखते हैं कैसे करेगा अनकंफर्टेबल। ठीक है, आगे बढ़ूँ फिर। HW भैया उत्तर बता रहा हूँ, पहले कोशिश कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ। HW है, पहले कोशिश कर लो, नहीं तो उत्तर बता दूंगा। फिर से HW है, बता रहा हूँ उत्तर। और ये जितने भी आपको HW दे रहा हूँ ना, उनको सीरियसली ले लेना, कहीं कई बच्चे इनको मजाक में ले रहे हो, नहीं तो आपका मजाक बन जाएगा, फिर जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम का मजाक बन जाएगा, नहीं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो मजाक ही बन जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं भैया, इन सेंटर रेशियो प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको सेंट्रोइड के अंदर एक रेशियो प्रॉपर्टी बताई थी, सेंट्रोइड की क्या रेशियो प्रॉपर्टी थी कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक बोलते हैं, और वो उस मीडियन को 1:2 रेशियो में बांटता है, ये वाला पोर्शन 1 तो ये वाला 2 है। ऐसे ही जो इन सेंटर है वो भी उसके एंगल बाइसेक्टर को, इन सेंटर कहां पर होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक को किसी न किसी रेशियो में बांटता है। वो क्या रेशियो, वो रेशियो फिक्स नहीं है, वो ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। बताता हूं क्या रेशियो है, देखो मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है और ये है इन सेंटर आई,
और ये है डी। एंगल बाइसेक्टर ए डी है, तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही इन सेंटर लाई करेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज बाकी एंगल बाइसेक्टर भी इसी एक जगह से पास करेंगे, वो पॉइंट इन सेंटर हो जाएगा। जी हाँ सर। तो आई इस ए डी को किस रेशियो में बांटता है? ये इसको बांटता है ए आई इज टू आई डी। ये किसके बराबर है? ये बराबर होएगा ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाइयां इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। ये इसको किस रेशियो में बांटता है? ये डिपेंड करता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाइयां क्या हैं। तीनों साइड की लंबाई इन्वॉल्व होगी, ए बी ए सी और बी सी। ठीक है, इसको रटेंगे कैसे सर? मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा, बट इसको रटेंगे कैसे? देखो, जो ऊपर वाला पोर्शन है ए आई, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर वाली जो दो साइड हैं ये ए बी और ए सी, और जो नीचे वाला पोर्शन आई डी, उसको नीचे वाली साइड बी सी रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही अगर मैं यहां से ऐसे खींच दूं कि बी ई, तो आप बोल सकते हो कि बी आई इज टू आई ई। तो बी आई को रिप्रेजेंट करेंगी अब की बार ऊपर वाली साइड ए बी और बी सी, और आई ई को रिप्रेजेंट करेंगी ए सी। क्लियर है? तो एक बार इसको रट लो, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, मतलब कि इसका प्रूफ भी करा दूंगा। चलिए जी, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर कैसे प्रूव होएगा? ए आई इज टू आई डी, मुझे ए बी और ए सी का सम बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो आई जो है वो इन सेंटर है। जी हाँ सर। तो अगर मैं बी आई को मिलाऊंगा तो इसका मतलब बी आई भी एंगल बाइसेक्टर है। भैया अगर आई से पास हो रहा है तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर से पास हो रहा है। तो सी आई ये भी एंगल बाइसेक्टर होएगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। जी हाँ। तो अब मैं ट्रायंगल ए बी डी के अंदर लगा देता हूं एक बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये वाला ये वाली लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, तो ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगी? ए सामने वाली साइड है ए डी, ए आई इज टू आई डी क्या होएगा? इसके अकॉर्डिंग होएगा भैया, उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में बी ए और बी डी है, यानी कि ए बी और बी डी। ठीक है भैया, ऐसे ही मैं इस ट्रायंगल में लगा देता हूं। तो ट्रायंगल ए सी डी के अंदर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो सामने वाली साइड ए आई इज टू आई डी को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में सी ए और सी डी है, यानी कि ए सी और सी डी। ऐसे कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करें? अब मुझे ये निकालना है, ये प्रूव करना है ना। जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं। कई बार इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है कुछ क्वेश्चन में। तो मुझे ए बी और ए सी का सम करना है, तो ए बी और ए सी का सम करना है, और एक बी सी बनानी है। बी सी कैसे बनेगी? बी डी और सी डी इन्वॉल्व हैं। तो मैं एक काम करूं, मैं बी डी निकाल लूँ एक जगह से, यहां से मैं निकाल सकता हूं, यहां से मैं सी डी निकालूँ और उनको जोड़ दूं, शायद बन जाए बात। लेट अस सी। इट इंप्लाइज दैट इधर अगर मैं बी डी को ले आऊं, बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू आई डी डिवाइडेड बाई ए आई। ऐसी बुरी आदतें तो नहीं पाल ली हैं मैंने, बी डी का नाम लिया और आपको बी डी की याद आ गई और भाई जला के बैठ गए। भाई आपको एक बात बताऊं, सी डी इज इक्वल टू, आपका बड़ा भाई होने के नाते, जो लोग नशा करते हैं ना किसी भी तरह का, मान लो शराब का, सिगरेट का, किसी भी तरह का नशा क्यों करते हैं लोग? जब वो लोग नशा करते हैं, ये मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, अगर कोई नशा करता है, भाई बतेरे हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जब वो नशा करते हैं ये उनको चुभती भी है, सच्चाई तो यही है। बट कि जब माइंड जो है वो कई चीज़ों को भूल जाता है, एक ऐसे जोन में चला जाता है कि इसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। कई सारी जो आपकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन है वो आपको उस वक्त के लिए बोदर नहीं करती। भाई केमिकल है एक, वो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करता ही आपके ब्रेन के अंदर। तो कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स हो जाते हो। जिंदगी में प्रॉब्लम्स इतनी इकट्ठी कर ली हैं, मेहनत कर नहीं रहे उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, तो ये जो नशा है यही मुक्ति दिलाएगा कुछ देर के लिए। तो जब भी स्ट्रेस में आते हैं जला ली एक। तो कभी भी किसी के कहने पर भी कोशिश भी मत करना, ट्राई भी मत करना
एक बार मैं भी देख लूँ, एक बार मैं, बेकार चीज़ है। ठीक है, मेहनत करो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम है उनसे बचो मत, उनको सॉल्व करो। ठीक है, तब आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। तो जो इर्रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं उनको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ये काम करने पड़ते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं रहे ना। चलिए जी, अब अपने इंसेंटर रेशियो प्रॉपर्टी पर आते हैं, नशा मुक्ति के अंदर को बंद करते हैं। तो अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो बी डी प्लस सी डी क्या बन जाएगा, बी डी और सी डी, ये बन जाएगा भैया बी सी, बी डी और सी डी, बी सी इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा ये और ये, तो नीचे तो भैया ए आई है, ठीक है जी, ए आई हो गया, और ऊपर आई डी कॉमन है, ठीक है जी, या फिर आई डी बटे ए आई, आई डी बटे ए आई, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, आई डी बटे में ए आई तो कॉमन हो गया, यहाँ पर आ गया अपना ए बी प्लस ए सी। अब इसको इधर ऊपर ले जाओ, ए आई और आई डी को नीचे ले आओ और बी सी को उधर भेज दो, तो यही है ए आई बटे आई डी इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हम एक स्टेप में यहाँ जा सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये याद रहेगा, इन सेंटर है, ये इस एंगल बाई सेक्टर को उस रेशियो में बांट रहा है, ऊपर वाला हिस्सा है वो कॉरस्पॉन्ड करता है ए बी और ए सी, वो ए बी और ए सी के संगत में है, ए बी और ए सी के सम के संगत में है, और आई डी कॉरस्पॉन्ड करता है बी सी को, वो बी सी के संगत में है आई डी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं, इसके ऊपर आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक, जिस दिन दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको भी इंक्लूड कर लूंगा, तो इसको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 24। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 24 है, यानी कि तीनों साइडों की लंबाई है जी 24, बी सी इज इक्वल टू 9। अगर बी सी की लंबाई 9 है तो इसका मतलब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 24 माइनस 9 यानी कि 15। वाइल आई इज द इन सेंटर, ए डी एंगल बाई सेक्टर है और आई इन सेंटर है। एग्जामिनर पूछ रहा है ए आई बटे आई डी, तो वही ए बी प्लस ए सी जो कि हो गया 15 बटे में बी सी जो कि हो गया 9, तो 5:3। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन डी। तो सर क्या हम इसके प्रूफ को याद रखें? इसके प्रूफ को याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग जस्ट डेवलप कर रहा था ऐसी सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। इसको याद रखो, इसको रट लो, इसको मत भूलो। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, और इसको रंगीन माहौल में करवाऊं। ये लो, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाई सेक्टर। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, उसके अंदर एल्टीट्यूड है ए डी और ये है एंगल बाई सेक्टर ए ई। ए ई क्या है भाई? ए ई है एंगल बाई सेक्टर, यानी कि इसी के ऊपर इन सेंटर लाई करता है कहीं ना कहीं, इसी के ऊपर अंतः के अंदर लाई करता है कोण समद्वि विभाजक के ऊपर। तो यहाँ पर क्या मामला है, जब भी आपके सामने एल्टीट्यूड हो और एंगल बाई सेक्टर हो तो इनके बीच में जो एंगल बनता है एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां पर बन रहा है ना एंगल ए इन्वॉल्व है ना यहाँ पर, उसके अलावा वाले दो एंगल पकड़ो बी और सी, उनके डिफरेंस के हाफ है। यहां पर मैंने मॉड्यूलस लगा दिया, कई बार ये एंगल बड़ा होगा कई बार ये एंगल बड़ा होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बड़े में से छोटे को घटाओ उसको हाफ करो, वो वैल्यू होगी इसके बराबर। इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूलाज आते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना भी इजी है, आप इजीली प्रूव कर लोगे। ठीक, और हमें प्रूव करना भी चाहिए, रिलेवेंट रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इसको प्रूव करोगे। दो चीज़ें गिवन है कि ये एल्टीट्यूड है, हाँ जी सर, और ये है अपना क्या बोलते हैं एंगल बाई सेक्टर, तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। इस एंगल को मान लो एंगल बी, आगे प्रोसीड करो, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करो, एल्टीट्यूड और एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, हो जाएगा। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि भाई एंगल बाई सेक्टर है तो बाइसेक्ट कर रहा होगा, ऐसे यूज़ कर लो। देखो ये वाला एंगल एंगल बी है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया भैया एंगल सी,
और ये वाला एंगल हो गया पूरा क्या, एंगल ए। ठीक है, तो बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया a/2। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे जी हाँ, और बिकॉज ये एंगल बी है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD में देखो, ABD में अगर ये बी है, ये 90 है, तो भैया 180 होता है, उसमें से 90 यहाँ आ गया, तो बाकी के 90 में से बी घटा दिया, ये 90 माइनस बी हो गया। तो मुझे तो निकालना है DAE, तो एंगल DAE क्या होगा, एंगल DAE निकालना है, तो इस पूरे बड़े में से यानी कि BAE में से घटा दूं एंगल BAD, एंगल BAE, तो एंगल BAE है a/2 और BAD है BAD 90 माइनस बी, तो 90, बिकॉज ये माइनस है तो मैं साइन पर चेंज कर दूं, माइनस में ब्रैकेट में था 90 माइनस बी, तो मैंने साइन बदल दिया। ठीक है, अब क्या करें सर, क्या कर सकते हो बताओ। तो सर ये वाला जो कोण है ये बी और सी के रूप में होना चाहिए, यानी कि b-c/2, तो बी आ गया, सी नहीं आया, तो मैं क्या करूं, इस एंगल ए को मैं लिख सकता हूं, सिर्फ एंगल ए को कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस में b+c, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ट्रायंगल के तीनों कोण हैं ए, बी और सी, तो एंगल ए की जगह मैं ऐसे लिख दूं कि 180 में से बी और सी का सम घटाऊंगा तो ए आएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर लिख दो, तो लिख देता हूं। तो अगर एंगल ए की जगह मैं ये लिखूंगा तो 180 माइनस b+c बटे में 2 है, तो 180/2 90, माइनस में b/2, माइनस में c/2, माइनस में 90, प्लस में b, यहां पर क्या होएगा 90 से 90 गया। अब अगर आप b में से b/2 घटाओगे तो आ जाएगा b/2, ये आ गया c/2, तो क्या हो गया हाफ b-c। सर यहां पर तो ब्रैकेट आई आपने मोड ले लिया। देखो भाई, अगर आप ट्रायंगल को ऐसे बना लोगे, अगर एंगल बी बड़ा हुआ, मान लो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो बी के सामने वाली साइड बड़ी होएगी तो एंगल बी बड़ा होएगा, तो इसका मुंह ज्यादा खुलेगा ना, इसका मुंह कम खुलेगा, तो ट्रायंगल थोड़ी इस तरफ होएगी, तो उस केस में ये एल्टीट्यूड आ जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अगर एंगल सी बड़ा हुआ तो ट्रायंगल थोड़ी ऐसी बनेगी, मैंने अब की बार सी का मुंह खोल दिया, तो एल्टीट्यूड इस तरफ आ जाएगी और एंगल बाइसेक्टर ऐसे आ जाएगा। आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है बी बड़ा है या सी बड़ा है, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो एंगल बड़ा है एल्टीट्यूड उसकी तरफ आ जाएगी। ठीक है, इस तरफ एल्टीट्यूड आ गई 90 डिग्री का, ये तो आपको फील भी हो रहा होगा, रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर भूल जाओ यार बड़े की तरफ आ रही थी, क्या मैंने रट के रखा है कि बड़े के ना, मैं मन में बना लेता हूँ, ये फिगर मैं मन में बना लेता हूँ, तो एल्टीट्यूड यहीं पर खींचने का दिल करेगा। अगर आपका दिल एल्टीट्यूड को ऐसे खींचने का कर रहा है तो दिल को चेक कराओ, क्योंकि एल्टीट्यूड तो ऐसे खींचते हैं, है ना। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। तो क्या ये चीज़ रटने की है, नहीं जी रटने की नहीं है, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सिंपली अगर एग्जामिनर बी और सी एंगल दे तो इनको घटा दो, इनके डिफरेंस का हाफ, तो ये वाला एंगल क्या है, इनके डिफरेंस का हाफ। कैसे याद रखना है, ये वाला एंगल एल्टीट्यूड और इन सेंटर के बीच का एंगल क्या है, इनके डिफरेंस का हाफ, हाफ ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ जाएं फिर, अब क्वेश्चन करोगे। करो फिर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 78। ठीक है भैया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 78। ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ए डी बाई सेक्टर है एंगल ए का, ये लो। मीटिंग बी सी एट डी एंड ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी।
ठीक है। देन एंगल डी ए ई इज इक्वल टू वट, और कुछ नहीं बताया क्या? अच्छा, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 24, उसने ये 24 बता दिया। ठीक है, तो पक्का ये वाला एंगल पूछेगा? हाँ जी सर पूछेगा। तो हम ये वाला एंगल बिना ये चीज़ याद किए बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जैसे मैंने प्रूव किया है वैसे ही जाएंगे हैं। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं बट बार बार आ रहे हैं। मैंने 2 क्यों लिए? बिकॉज डायरेक्ट इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आ रहे हैं। ये रटा और काम खत्म। 1 2 3 एंगल हैं, कभी इसको गायब कर देंगे, कभी इसको, कभी इसको, 2 दे देंगे, तीसरे को पूछ लेंगे। तो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है नफ है ये चीज़ कराने के लिए। तो ये वाला एंगल क्या होता है? इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। हाँ जी सर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अगर इन दोनों के डिफरेंस का हाफ 24 है तो इन दोनों का डिफरेंस होएगा जी 24 का डबल 48। ठीक है, तो ये वाला एंगल या तो इससे 48 बड़ा होगा या इससे 48 छोटा होगा। अगर इससे 48 बड़ा हुआ तो कितना हो जाएगा भैया? 7 और 4 11, 110 और 16। तो ये वाला एंगल या तो हो जाएगा 110 और 16 126 डिग्री का, या फिर ये हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला एंगल या तो हो जाएगा 78 प्लस 48 या हो जाएगा 78 माइनस 48। ठीक है भाई, या तो ये होएगा 126 या फिर ये होएगा 30। इन 2 में से एक ऑप्शन में मिलेगा। ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो, अगर ये 126 हो गया तो 126 और ये 24 कितना हो जाएगा? 150। 150 में 78 जोड़ोगे तो 180 से कब ज़्यादा चला जाएगा। तीनों एंगल का सम, इन तीनों का ही सम 180 से ऊपर चला गया, ये तो रह ही गए। पॉसिबल ही नहीं है भैया, नॉट पॉसिबल, बिकॉज सम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स एक्सीड कर जाएगा। बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये बताओ फिर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज ग्रेटर देन आर। एंगल क्यू को मैं बड़ा बना दूंगा, ये लो भाई, ये लो, ज्यादा मुंह खोल दिया मैंने इस क्वेश्चन। पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, तो एंगल पी का बाइसेक्टर है, तो आपको पता है ये एंगल बड़ा है तो एल्टीट्यूड इसकी तरफ आएगी ऐसे। ठीक है, पी एस इज बाइसेक्टर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। इफ एस पी टी इज 28, एस पी टी, इफ दिस इज इक्वल टू 28 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 23, ये वाला एंगल 23 है। ठीक है सर, देन मेजर ऑफ एंगल क्यू। तो हमें ये पता है कि ये जो है ये इन दोनों एंगल का डिफरेंस है, डिफरेंस का हाफ है, सॉरी डिफरेंस का हाफ है 28, तो इनका डिफरेंस है 56। और बिकॉज ये वाला एंगल इससे बड़ा है तो इसे 56, तो अगर वो ये भी ना बताता कि ये बड़ा है तो इसे 56 छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसमें 56 जोड़ोगे ये वाला एंगल आ जाएगा। इनके डिफरेंस का हाफ 28 है तो इनका डिफरेंस 56 है, तो इसमें 56 जोड़ो, 6 और 3 9 और 5 और 2 7, 79। ऑप्शन बी क्लियर है। तो इसके ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो कर लिया करोगे आप। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भैया ये वाला एंगल 50 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये बता दोगे ना 50 माइनस 30, 20/2 10, ऐसे है ना। तो ये सिचुएशन के ऊपर डायरेक्टली एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आधी बार ये दूसरी सिचुएशन में यूज हो जाती है। तो अब ये याद रखना आपने। ठीक है जी, तो मैं अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है, 1 घंटा 9 मिनट। ये करते हैं, चलो 2-3 क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, ऐसे ही जल्दी सिलेबस होगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं जहाँ पर बढ़ा सकते हैं क्लास को, जहाँ तक मेरे गले को रेस्ट की ज़रूरत नहीं उसमें मैं बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, हम अब तक 3 वो कर चुके हैं। नंबर 1 हम कर चुके हैं जी मीडियन, माध्यिका, 4 ही होते हैं टोटल इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नंबर 2 हम उसके बाद कर चुके हैं एल्टीट्यूड, लंब। नंबर 3 हम कर चुके हैं जी एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक।
एंड नंबर 4 हमारे पास है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक साइड का, एक लाइन का, अगर मैं बोलूँ तो साइड का भी नहीं, एक लाइन का। तो ट्रायंगल के अंदर ये जो तीनों थे ये सारे वर्टेक्स से निकलते थे, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से निकलते थे। इसका शीर्ष से निकलना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सारे वर्टेक्स से रिलेटेड थे। मीडियन होती है एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले और मिड पॉइंट पर जाए। एल्टीट्यूड होती है एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले और 90 डिग्री बनाए। एंगल बाइसेक्टर होती है एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले लेकिन ऐसे निकले कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले ना 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 ना, इसकी प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है भैया एक लाइन का, एक ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से निकले यानी कि उसको बाइसेक्ट करे और परपेंडिकुलर निकले, उसको मिड पॉइंट के थ्रू गुजरे और उसके परपेंडिकुलर गुजरे। तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये इसके लंबवत भी है और इसको समद्विभाजित भी करती है। तो अब अगर ये वाली लाइन है BC तो मैं ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकता हूं ABC, है ना। मैं ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकता हूं, इसके ऊपर A डाल दूं मैं ABC। मैं ट्रायंगल को कैसे ही बना सकता हूं ABC। तो ये जो लाइन है L, अगर मैं इस लाइन का नाम दे दूं L, तो लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, है ना जी। हाँ जी सर। तो लाइन L ट्रायंगल ABC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ट्रायंगल PBC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ट्रायंगल QBC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। समझ में आ गई बात। तो क्या इसका वर्टेक्स से निकलना जरूरी है? नहीं सर, वो तो वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो इसके ऊपर आना चाहता है कि नहीं। ये लाइन तो भैया जहां से निकलनी है वहां से निकलेगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात। तो करना स्टार्ट करें इसे, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। देखो, तो नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी बताओ क्या है। इसकी प्रॉपर्टी है भैया बाइसेक्ट्स द साइड ऑफ ट्रायंगल एट राइट एंगल। त्रिभुज की भुजा को समकोण पर समद्विभाजित करती है। त्रिभुज की भुजा को समकोण पर समद्विभाजित करती है। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर हम एक ट्रायंगल बना दें, कहां पर बनाऊं मैं, ये हैं तीनों हैं, तो यहां पर बना देते हैं, यहीं पर बना देता हूं। ये लो, अगर हम एक ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें तो मैं ध्यान रखूंगा कि बीच से जाए और इसके परपेंडिकुलर हो। तो वर्टेक्स A से पास होनी जरूरी नहीं है, इस AC के मिड पॉइंट से जाए और जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस AB के बीच से जाए और लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से ही गुजरेंगे, गुजरना पड़ेगा इनको। क्लियर है? वो चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं बट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी होएगा अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है जी। तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो देखते हैं भैया। तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं जी सर्कम सेंटर। हिंदी में इसको बोलेंगे हम प्री केंद्र। आपने अगर देखा हो मैंने 1-1 सेकंड का गैप लिया है, मैंने रट ही नहीं रखा ऐसे तुरंत, मतलब ये चीज़ है। मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे, कभी भी 20 साल के बाद पूछ लेना ऐसे 2-3 सेकंड का गैप लेके, ये ले भाई पढ़ाना छोड़ दूँ बुढ़ा हो जाऊँ, 50 साल के बाद पूछ लेना, ये लो भाई। ठीक, देखो कैसे कि ये हमारे पास एक लाइन है BC, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है, हाँ जी सर, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, हाँ जी सर, और क्या बोलते हैं इसके परपेंडिकुलर है, हाँ जी सर। तो मैंने आपसे एक चीज़ प्रूव करवाई थी कॉन्ग्रुएंस के दौरान कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। कोई भी पॉइंट ले लो, ये B और C से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट मैं ले लूँ रैंडम,
ट्रायंगल पीबीडी और पीसीडी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सर कैसे कॉन्ग्रुएंट है, आप प्रूव करोगे? मैं नहीं प्रूव करूंगा, क्योंकि पहले बता चुका हूं। कॉन्ग्रुएंस दोबारा देखोगे तो तब आ जाएगा ध्यान, अभी दिमाग लगाओ इतना। ठीक है, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूं कि पी बी इज इक्वल टू पी सी। ठीक, ओके जी। अब ध्यान से देखो, इनका जो सर्कम सेंटर है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओ से। अब आप देखो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, इसको जिसका मैंने नाम दे दिया एल। एल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। आप बोलोगे जी हाँ सर, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या ये बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा? हाँ जी सर, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट साइड के जो एंड पॉइंट्स हैं उससे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ओ इज इक्विडिस्टेंट, ओ समान दूरी पर है फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देख लो जिसका नाम है एम। तो एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन ए सी का। ठीक है सर, तो लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और उसी के ऊपर एक पॉइंट है ओ। पॉइंट ओ जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी तो है, तो ये ए और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है सर, ओके जी। तो पॉइंट ओ की खासियत क्या है कि ये इन सब के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर माना जाएगा, यानी कि है माना क्या जाएगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है इसीलिए इन दोनों से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी है इसलिए इन दोनों से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ओ जो है ये इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अच्छा, अगर मैं एक प्रकार लूं, ओ पर रख दूं उसकी नुकीली चोंच लोहे वाली, और पेंसिल रख दूं ए पर, एक कैंपस लूं, तो मैं एक सर्कल खींच पाऊंगा जो ए बी सी से पास होगा। क्यों सर? क्योंकि भैया ये पॉइंट ओ ए बी सी से इक्वल दूरी पर है। तो कल को अगर एग्जामिनर आपको यह भी बता देना कि एक पॉइंट है जो किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसिस से इक्वल दूरी पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा वो वर्टिसिस से इक्वल दूरी पर है, तो यानी कि एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो वर्टिसिस को टच करता हुआ जाएगा। तो यानी कि ये पॉइंट एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये सर्कल क्या है? इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, या फिर हिंदी में बोलें तो ये इसका प्रीवृत्त है। तो ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, यानी कि सर्कम सेंटर है। एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जो कि प्रीवृत्त है, यानी कि प्री केंद्र है। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो यानी कि उस पॉइंट के ऊपर प्रकार रख के तीनों साइड को टच करता हुआ सर्कल बना सकते हैं। तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है तो तीनों साइड को टच करता हुआ सर्कल बन गया। तीनों वर्टिसिस से इक्वल पॉइंट पर है तो तीनों वर्टिसिस से पास होता हुआ सर्कल बन गया। तीनों वर्टिसिस को टच करता हुआ सर्कल बन गया। अंदर सर्कल बना तो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, तो यानी कि इन सेंटर। अंतःवृत्त है यानी कि अंतः के अंदर। बाहर वाला बना तो भैया चारों तरफ बना तो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, यानी कि सर्कम सेंटर। प्रीवृत्त है यानी कि प्री के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है। और जो अंदर सर्कल होता है इसके रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस, क्योंकि इंस्क्राइबिंग सर्कल का रेडियस है अंतः वृत्त। जो बाहर सर्कल होता है इसके रेडियस को बोलते हैं प्री त्रिज्या। ऐसा मैंने अंतः केंद्र बोल दिया क्या? अंतः वृत्त बोल दिया। अंतः त्रिज्या, इसका अंतः त्रिज्या इन रेडियस। ये प्री त्रिज्या सर्कम रेडियस, इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस। ठीक है भैया, क्लियर है। तो ये एक काम की चीज भी मिल गई, क्योंकि वो ऐसे करके भी डेफिनेशन दे देता है। अब ये भी नहीं भूलोगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे। वैसे तो आपको रट के रखना है, बट थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे, धीरे धीरे 1-2 सेकंड में ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव, ये सारा गेम 1-2 सेकंड में करने लग जाओगे आप। ठीक, आगे बढ़ जाऊं भाई। एंगल प्रॉपर्टी। अब इसकी एक एंगल प्रॉपर्टी होती है भैया, क्या होती है? ये कि मान लो अपने पास कोई ट्रायंगल है, सर्कल की एक एंगल, सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सर्कल के अंदर भी करेंगे
कि कोई भी कोड जो है सेंटर पर डबल एंगल बनाती है, जो एंगल वो सर्कमफ्रेंस पर बनाती है ना, उससे डबल एंगल बनाती है सेंटर पर। सर्कल की एक प्रॉपर्टी है। ये कोड सर्कमफ्रेंस यानी कि यहाँ पर जो भी एंगल बनाएगी उससे डबल बनाएगी सेंटर पर। अगर अपने पास ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल एबीसी को सर्कमस्क्राइब जो सर्कल कर रहा है, जो एबीसी से पास हो रहा है, उसी का सेंटर है ये। तो वही प्रॉपर्टी बन गई ना यहाँ पर कि सेंटर पर एंगल बन रहा है और भैया यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उससे डबल बनेगा। तो ये है, यानी कि अगर ओ जो है वो सर्कम सेंटर है, एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स। खुद बनाओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। खुद बनाने की कोशिश करो। कैसे? अगर आप एक काम करोगे कि भैया एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना ली, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना ली, और इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो कि अंदर है बाहर है कहाँ पर है, उल्टा करो। सर्कम सर्कल बना लो पहले, एक सर्कल के अंदर ये तीनों एंगल बनाकर देखो, और ज़्यादा इजीली आएगा। क्योंकि भैया सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है, जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, उसका सेंटर। तो मैं उल्टा कर रहा हूं, मैंने सर्कम सर्कल बना लिया पहले, इजी पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे बनेगी, तो सेंटर बीच में आएगा। अगर मैं इसी के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, तो मैंने क्या बताया है कि जो डायमीटर है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब राइट एंगल जो 90 डिग्री का बनेगा, जो एंगल, उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा डायमीटर बनेगी। अगर आप इसी सर्कल के अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ, एंगल का मुंह खोल दो। एंगल का मुंह जैसे ही आप 90 से ज़्यादा खोलोगे ये यहाँ पर हो जाएगी, तो आपको खुद दिख रहा है कि भैया सर्कल का सेंटर तो बाहर है, सर्कल का सेंटर तो बाहर है। यानी कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो ये इनसाइड होता है। न्यून कोण त्रिभुज में, हिंदी वाले लिख लेना भैया, न्यून और अंदर। देखो ये चीजें आपको पता है, बता मैं भी सकता हूं, बट टाइम फिर डबल लग जाएगा। जहां पर बताने की जरूरत है मैं खुद बताता हूं, है ना? ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होता है सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है ऑन दी ट्रायंगल। यहां पर होता है इनसाइड दी ट्रायंगल, यहां पर होता है ऑन दी ट्रायंगल। और ऑन दी ट्रायंगल भी कौन सी स्पेसिफिक जगह? ये होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कर्ण के मिड पॉइंट पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर। एग्जैक्ट लोकेशन ये है। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के आउटसाइड होता है, बाहर होता है, आउटसाइड दी ट्रायंगल सर्कम सेंटर। ठीक, अब आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई। और यहां पर एक और पॉपुलर सिचुएशन मैं आपको बता दूं, बार बार यूज होगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर चारों तरफ सर्कल खींच दिया गया तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि भैया जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होएगा। ठीक है। बी ओ और ओ सी रेडियस है, मिड पॉइंट पर होएगा। और अगर मैं ए ओ को मिला दूं तो ये भी रेडियस है, यानी कि बी ओ, ए ओ और ओ सी तीनों बराबर हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ये सिचुएशन बार बार आएगी। अगर कोई आपको ये बोले कि भैया ये तीनों बराबर हैं, तो चुपचाप बोल दो कि ये 90 डिग्री है। ठीक है। और एक और बात बताऊं, ये जो बी ओ है ये क्या है? ये है सर्कम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या। क्लियर है? जो इसका सर्कम रेडियस है वो है हाइपोटेन्यूज से आधा, कर्ण से आधा। और वही बराबर है किसके? इस एओ के। और एओ क्या है वैसे? एओ बताना जरा। ट्रायंगल एबीसी के अंदर एओ क्या मानी जाएगी? क्या सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जा रही है? हाँ जी, तो इसको मीडियन बोलेंगे ना। अगर कोई आपसे पूछे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन बताना, मीडियन की लंबाई, तो आप एक काम कर सकते हो कि मीडियन को जो लंबाई है
और हाइपोटेन्यूज का जो हाफ है वो तो दोनों बराबर है। हाँ जी, तो मीडियन की लंबाई हाइपोटेन्यूज की हाफ है। ये सारी चीजें लिखते रहना, आपको जो नोट्स मिल रहे हैं मेरे हैंड रिटन, उनमें भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूँ, आप अभी तो इस तरीके से बता रहा हूँ, आपके ब्रेन को ट्रिगर कर रहा हूँ, साथ साथ में आपके ब्रेन को सुचवा रहा हूँ। ठीक है। और BC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड की मैं मीडियन पूछूं तो आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े से बड़ा एंगल 90 डिग्री का है, उसकी मीडियन खींचूंगा तो 90 डिग्री वाले एंगल से अगर आप मीडियन मिड पॉइंट पर जा रहे हो तो ये तीनों बराबर हैं, तो इसकी मीडियन निकालने को बोल देगा, तो मैं हाइपोटेन्यूज का हाफ भी बता दूंगा तो वो मीडियन के बराबर ही होगा। है ना, क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए जी अगला कंसेप्ट कर लेते हैं एक, या फिर ये करते हैं कि यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम अगला कंसेप्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर, आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।